गुड मॉर्निंग एवरीवन। राजपूत साइंस एंड रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में जीव विज्ञान का जनरल स्ट्रक्चर देखा था और आज हम पढ़ेंगे कोशिका, सेल, कोशिका। कोशिका की शुरुआत हम करते हैं 1590 से। 1590 में हालांकि क्या है कि देखो इससे पहले इन चीज़ों के बारे में क्यों नहीं पढ़ा गया, उसका कारण था ये सूक्ष्मदर्शी ये नहीं बने थे। इससे पहले पिछली क्लास में हमने जब पढ़ा था कि खोज हुई, किन की हुई, जीवों की, पादपों की खोज की गई, मतलब जो नग्न आंखों से दिखाई थी उन चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते थे, उनके बारे में थ्योरी देते थे। लेकिन जो शरीर के अंदर क्या चीज़ है इनके बारे में थ्योरी नहीं देते थे, ये दिखाई नहीं देते थे। थ्योरी देते थे तो वो सही भी हो सकती थी, गलत भी हो सकती थी, दोनों चीज़ होती थी। लेकिन जब सूक्ष्मदर्शी बन गए तो शरीर के अंदर देखा गया कि कौन सी चीज किस प्रकार की संरचनात्मक, किस प्रकार की संरचना है उसकी, उसके कार्य क्या है। तो जब 1590 में एम जेनसन और जेड जेनसन इन्होंने सूक्ष्मदर्शी बनाया, तो इनसे प्रेरणा लेकर एक व्यक्ति थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने अपनी प्रयोगशाला में खुद का स्वनिर्मित संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया, यौगिक सूक्ष्मदर्शी। इसमें 2 लेंसों का प्रयोग किया जा सकता था। अब जब रॉबर्ट हुक ने अपनी प्रयोगशाला में यौगिक सूक्ष्मदर्शी बनाया तो उनके यहाँ पर प्रयोगशाला में बहुत सारी कांच की बोतलें रखी हुई थी, उनमें ढक्कन लगा हुआ था कोर्क का। तो उन्होंने सोचा कि चलो अपन ने जो अपना सूक्ष्मदर्शी बनाया है, इस सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम कोर्क को देखते हैं, कोर्क की संरचना क्या है, कि ये आंतरिक संरचना इसकी क्या है। बाहरी रूप से दिख रहा है कठोर पदार्थ है, लेकिन अंदर इसकी आंतरिक संरचना क्या है, ये कैसे बना हुआ है, ये इनके दिमाग की उपज हुई। इन्होंने अपने सूक्ष्मदर्शी से देखा। एक चीज बता देता हूँ हल्की सी, कि इस सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है, मैग्नीफाइंग पावर जो थी, ये थी 72 टाइम आवर्धन क्षमता। और जो इनका सूक्ष्मदर्शी था, इसकी आवर्धन क्षमता जो थी वो थी 9 टाइम। इन्होंने उस कोर्क को देखा अपने सूक्ष्मदर्शी में। सूक्ष्मदर्शी में कोर्क को देखने पर, सूक्ष्मदर्शी में तो रॉबर्ट हुक ने अपने यौगिक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जब कोर्क को देखा तो उन्हें मधुमक्खी के छत्ते के आकार की संरचनाएं दिखाई दी। कोर्क को में मधुमक्खी के छत्ते के नुमा संरचना दिखाई दी। फिर उन्होंने क्या कहा था कि भाई जो ये कोर्क है, ये एक ऐसी संरचना से मिलकर बना हुआ है जो मधुमक्खी के छत्ते के जैसी दिखाई देती है। तो इन्होंने चला कि इसको क्या नाम दे, क्या नाम दे। तो एक शब्द आया सेल। सेल का अर्थ होता है खोखला कमरा के नुमा संरचना, तो इन्होंने नाम दे दिया उसको सेल, जो संरचना इन्होंने दिखाई दी। तो इस जो संरचना ये दिखाई दी, इस संरचना को क्या नाम दे दिया, सेल, जिसे हम कोशिका भी कहते हैं। ये बात कब की है, 1665। अब यहां से एक बात ये आती है उठकर कि जो ये कोर्क है, ये किसका टुकड़ा है, पेड़, पेड़ का टुकड़ा, यानी किसी जीवित चीज से, ये जीवित जीव से अलग हुआ है कोर्क। तो जीवित से अलग होगा, यानी ये
मृत हो गया, यानी ये क्या है, मृत है। अर्थात इन्होंने जो संरचना देखी, ये कोशिका देखी, किस चीज की देखी, मृत की, तो मृत कोशिका। तो क्या कहेंगे कि रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में जो सबसे पहले कोशिका देखी गई वो मृत कोशिका देखी गई। क्वेश्चन आएगा तो ये क्या आएगा कि रॉबर्ट हुक के द्वारा जो कोशिका की खोज की गई वो कौन सी कोशिका खोज की गई, मृत कोशिका की खोज की गई। एक बात ये याद रखना, कोई सूक्ष्मदर्शी है तो पूछेगा नहीं, खुद का सूक्ष्मदर्शी था रॉबर्ट हुक, 1665 मृत कोशिका इन्होंने सर्वप्रथम देखी। इनके बाद ल्यूएन हो का है, एंटोनियन ल्यूएनहो, इनका पूरा नाम क्या है, एंटोनियन ल्यूएनहो, 1670। इन्होंने भी जो कार्य किया सेल पर वो खुद के सूक्ष्मदर्शी से किया, जिसकी आवर्धन क्षमता 270 टाइम थी। इन्होंने शुक्राणु, अंडाणु, विषाणु और रेड ब्लड सेल्स इनमें देखा, इन्हें देखा, इन्होंने एंटोनियन ल्यूएनहो ने। तो ये सभी क्या है, जीवित सेल है। तो यहां से एक क्वेश्चन आता है कि जीवित सेल की खोज सर्वप्रथम किसने की, तो एंटोनियन ल्यूएनहो। जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो एंटोनियन ल्यूएनहो। जीवित कोशिका की खोज किसने की, एंटोनियन ल्यूएनहो। पर जो इन्होंने खोज की ये जीवित कोशिका, तो इस कोशिका को इन्होंने कोशिका नाम नहीं दिया, इन्होंने एक अन्य नाम दिया, वो था एनिमल्क्यूल्स। रॉबर्ट हुक ने जिसकी खोज की उसे तो उन्होंने कोशिका ही नाम दिया, लेकिन एंटोनियन ल्यूएनहो ने जो जीवित सेल देखी इसे नाम दिया इन्होंने एनिमल्क्यूल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन दो क्वेश्चन आ सकते हैं ज्यादा यहाँ से कि जीवित कोशिका सर्वप्रथम किसने देखी, एंटोनियन ल्यूएनहो ने। तो जीवित कोशिका एंटोनियन ल्यूएनहो ने देखी, उसे क्या नाम दिया था, एनिमल्क्यूल्स नाम दिया था। कब देखी, 1670 में देखी। कौन सी, शुक्राणु, अंडाणु, विषाणु आदि थी ये चीज। इनके अलावा इनके बाद बहुत सालों तक कोशिका के बारे में ज्यादा कुछ खोज नहीं, क्योंकि शरीर का बहुत छोटा अंग है कोशिका, जिसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। तो जैसे जैसे भविष्य में इनके बाद मतलब सूक्ष्मदर्शी में सुधार होता गया, वैसे वैसे सेल के अध्ययन का भी विकास होता गया। 1831 में एक व्यक्ति आए जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन के समय तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हो चुकी थी, जिसकी मैग्नीफाइंग पावर होती है लाख गुना। रॉबर्ट ब्राउन, तो जो रॉबर्ट ब्राउन थे इनके समय किसकी खोज हो चुकी थी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की। तो अब इनके दिमाग में एक चीज आई कि भाई जो रॉबर्ट हुक है, ल्यूएनहो है, इन्होंने शरीर के अंदर सेल को देख लिया, तो सेल भी तो किसी ना किसी चीज से मिलकर बनी होगी, सेल में भी तो कुछ होगा। ये चीज पर दिमाग गया किसका, रॉबर्ट ब्राउन का। तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर केंद्रक की खोज की। किसकी खोज की, सेल के अंदर केंद्रक की, सेल के अंदर केंद्रक की खोज की। किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो रॉबर्ट ब्राउन का क्वेश्चन, केंद्रक की खोज सेल के अंदर रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की। रॉबर्ट ब्राउन के बाद एक व्यक्ति आए, डुजार्डी।
डुजार्डिन साहब ने जो सेल है इसी केंद्र की खोज हो चुकी थी। तो डुजार्डिन साहब ने कहा कि जो कोशिका झिल्ली है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसके और केंद्रक के मध्य जो द्रव है इसकी खोज की। कोशिका झिल्ली और केंद्रक के मध्य में एक द्रव भरा हुआ होता है। इस द्रव को डुजार्डिन साहब ने सारकोड नाम दिया। क्या नाम दिया? सारकोड। किसको नाम दिया सारकोड? कोशिका झिल्ली और केंद्रक के मध्य के द्रव को। जो द्रव भरा हुआ होता है उसे, तरल पदार्थ जो है उसे। सारकोड नाम दिया। डुजार्डिन साहब के बाद एक व्यक्ति आए, पुरकिंजे। जो पुरकिंजे साहब थे, इन्होंने कहा कि भाई जो ये द्रव है कोशिका झिल्ली और केंद्रक के मध्य जो ये द्रव है तरल पदार्थ, इसे नाम इन्होंने दिया प्रोटोप्लाज्म। इन्होंने प्रोटोप्लाज्म नाम क्यों दिया? इसे दो भागों में जैसे बांटते हैं, तो प्रोटो का अर्थ हो जाता है फर्स्ट या प्रथम, और प्लाज्म का मटेरियल पदार्थ, यानी जो पहला पदार्थ है वो प्रोटोप्लाज्म। तो सारकोड को यहीं खत्म कर दिया, नाम आ गया उसका प्रोटोप्लाज्म। क्योंकि जब कोशिका पहली इकाई है शरीर की, तो उसके मध्य जो द्रव है उसे भी तो पहला ही नाम दिया जाना चाहिए। तो इस हिसाब से उसका नाम हुआ प्रोटोप्लाज्म। पुरकिंजे साहब ने दिया ये नाम। अब जब ये सब घटनाएं चल रही थी तो जर्मन में हलचल मची, यार सब लोग आ रहे हैं और अलग अलग चीजें बता रहे हैं सेल के बारे में। हमारे देश का भी तो कोई व्यक्ति हो जो कुछ बताए। तो वहां के दो वैज्ञानिक हुए, एक वनस्पति शास्त्री थे और एक जंतु शास्त्री थे। जर्मन के वैज्ञानिक तो जो वनस्पति शास्त्री थे ये थे स्लीडन। कौन थे? स्लीडन। और जो जंतु शास्त्री थे ये थे स्वान। स्लीडन और स्वान। वनस्पति शास्त्री जो थे स्लीडन, इन्होंने कहा कि जो समस्त पौधे हैं वो कोशिका से मिलके बने हुए होते हैं और एक उन कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये कहा वनस्पति शास्त्री स्लीडन ने। सभी पौधे कोशिका से बने होते हैं। कोशिका बाहर कोशिका भित्ति से घिरी होती है, या कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति का आवरण होता है। इनके एक साल बाद स्वान साहब ने कहा कि जो जंतु है वो भी पौधे की शरीर की कोशिका से मिलके, लगभग पौधे की शरीर कोशिका से मिलके बने होते हैं, लेकिन उनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई। स्वान साहब ने जंतुओं का शरीर पादप की तरह ही से बना होता है, जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती।
कोशिका भित्ति का अभाव रहता है। भविष्य में जाकर स्लीडन और स्वान दोनों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत दिया, जिसकी हम चर्चा कर लेते हैं। कोशिका सिद्धांत स्लीडन व स्वान का कोशिका सिद्धांत। एक चीज रह गई कि जो रॉबर्ट ब्राउन थे, उन्होंने जो केंद्र की खोज की थी, वो खोज की थी आर्किड के, जो आर्किड है, आर्किड पौधे की बाह्य त्वचीय कोशिका। आर्किड पौधे की बाह्य त्वचीय कोशिका में कोशिका केंद्रक की खोज। किसने की? रॉबर्ट ब्राउन। अगर पूछ ले कि कौन से पौधे की, कहां पर उन्होंने सेल देखी, ऑर्किड पौधे। ठीक, स्लीडन और स्वान का कोशिका सिद्धांत देख ले। अब स्लीडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत क्या बताया? तो कोशिका हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए, हम इसको एक सिंपल उदाहरण से समझते हैं। जैसे हम घर बनाते हैं, घर में जो मटेरियल लगाते हैं, तो इसकी जो दीवारें बनाते हैं, इन दीवारों में जो ईंट का महत्व होता है, उसी तरह हमारे शरीर में भी कोशिका का महत्व, इतना ही महत्व। जब ईंट किसी भी घर की एक कोशिका है, जो ईंट होती है वो किसी भी घर की कोशिका होती है। एक ईंट के पास फिर एक और ईंट, फिर एक और ईंट के बाद एक और ईंट, एक और ईंट के बाद एक और ईंट, इस प्रकार क्या दीवार का निर्माण हो जाता है। यानी ईंट से क्या बन गई? दीवार। एक दीवार बन गई। एक दीवार से मिलकर ईंट, ये एक ईंट है। जब बहुत सारी ईंटें एक साथ धर दी गई तो एक दीवार का निर्माण होगा। यानी क्या बन गई? एक दीवार बन गई। फिर एक दीवार, एक तरफ दूसरी दीवार, एक तरफ तीसरी दीवार, एक तरफ चौथी दीवार, तो इस प्रकार एक कमरा बन गया। एक कमरा, दो कमरा, जैसे एक रसोई कमरा, एक बेडरूम हो गया। तो इस कमरा, फिर हम जैसे कमरों का दो कमरे बना लेते हैं, एक सोने के लिए, एक रसोई घर के लिए। तो फिर इस प्रकार एक क्या बन जाता है? हमारा कमरों का समूह मान लो इसे हम। और फिर इस प्रकार एक घर का निर्माण हो जाता है। तो इसी प्रकार ईंट को हम क्या ले रहे हैं? सेल, यानी कोशिका। कोशिका, सेल। कोशिका के जो समूह है, कोशिका का समूह टिश्यू यानी उत्तक बनाता है। उत्तक से क्या बनता है? अंग यानी ऑर्गन। अंग से अंग तंत्र का निर्माण होता है, जैसे हमारे कमरों का निर्माण हो गया, ऑर्गन सिस्टम। और फिर अंग तंत्र के बाद क्या बन गया? एक जीव। और ये ऑर्गेनिज्म पूरी। तो इस प्रकार सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और एक इस प्रकार ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो आया कुछ समझ में? तो स्लीडन व स्वान ने जो कोशिका सिद्धांत दिया, तो इन्होंने सबसे पहले क्या कहा कि सभी जीवधारियों का शरीर कोशिका और कोशिका के उत्पादों से मिलकर बना होता है। सभी जीवधारियों का निर्माण कोशिकाओं व
कोशिकाओं के उत्पादों से होता है। सभी जीवधारियों का निर्माण कोशिकाओं के उत्पादों से होता है। जो कोशिका होती है जीवधारियों के लिए संरचना तथा क्रियात्मक इकाई है। जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से हुई है। ये स्लीडन व स्वान का कोशिका सिद्धांत है कि जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से। अब स्लीडन व स्वान के सिद्धांत का ये अपवाद है, ये अपवाद हो गया, मतलब इस बात को नहीं स्वीकारा गया। इसमें क्या किया गया, सुधार किया गया और आधुनिक कोशिका सिद्धांत आया। आधुनिक कोशिका सिद्धांत जो आया आधुनिक कोशिका सिद्धांत तो आधुनिक कोशिका सिद्धांत में एक वैज्ञानिक आए विर्चोव। तो इन्होंने कहा कि किसी कोशिका की उत्पत्ति अपनी पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से होती है। किसी कोशिका की उत्पत्ति इस आधुनिक सिद्धांत में क्या कहा गया, पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से एक नई कोशिका का निर्माण होता है। मतलब अगर कोई एक कोशिका पहले से उससे दूसरी कोशिका बनती है तो जो दूसरी कोशिका बनी ना वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिका के इसी के विभाजन से बनी हुई है। इससे एक चीज समझ में आती है कि जो इस कोशिका जो पहले वाली कोशिका है, जो ये पूर्ववर्ती सेल है, ये जो कोशिका है, इस कोशिका में जो सूचनाएं हैं या इसके जो गुण है, इस कोशिका के जो गुण है ये है। तो ये जब इससे नई कोशिका बन रही है, इसी से एक नई सेल बन रही है, तो इसके गुण पूर्ववर्ती कोशिका के गुण ही आगे जाएंगे, नई कोशिका बनेंगे। ऐसा नहीं कि नई कोशिका बन गई तो नए गुण बन गए। इन चीजों को हम पढ़े, इन चीजों पर फिर जब ये उदाहरण दे दी, कोशिका आधुनिक कोशिका सिद्धांत दे दिया, तो यहाँ पर लोगों का दिमाग गया कि जब आप ये बोल रहे हैं कि पूर्ववर्ती कोशिका से ही के विभाजन से नई कोशिका निर्माण होता है, तो जो इनके गुण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जैसे ही जा रहे हैं, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जैसे जा रहे थे, किस कारण जा रहे हैं, इन्हें ले जाने का माध्यम क्या है, ये गुण एक सेल से दूसरे सेल में कैसे जा रहे हैं। जैसे कि हम कहते हैं, हम नॉर्मली उदाहरण ले लेते हैं किसी मानव का, तो किसी जो पिता के गुण है, माता पिता के गुण है, वो अपनी संतान में जाते हैं, तो उनमें वो गुण कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, ये चीज भी इस पर शोध किया गया है। फिर इन बातों पर एक सिद्धांत दिया गया है, उसको हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे एक पीढ़ी के गुण अगली पीढ़ी में जाते हैं। तो यानी कहीं ना कहीं किसी पीढ़ी के गुणों को अगली पीढ़ी में ले जाने में कोशिका का योगदान होता है। तो उसमें किस चीज का योगदान होता है, कोशिका किस चीज पर वो गुण अगली पीढ़ी में जाते हैं, इनको हम आगे देखेंगे जब आगे कंटिन्यू करेंगे। तो समझ में आ गया सिद्धांत। ये पॉइंट क्या है, इसे अवमान्य कर दिया गया कि भाई ऐसा जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है, इसको डिलीट कर दिया। इसमें नया जोड़ दिया गया, जो स्लीडर स्वान की कोशिका सिद्धांत में इस बात को जोड़ दिया गया, इन दो को मान लिया गया। अब यहाँ से एक परिभाषा निकल के आती है कोशिका की, तो कोशिका की परिभाषा देख लेते हैं। सभी जीवधारियों की संरचनात्मक तथा मूलभूत इकाई कोशिका कहलाती है।
कोशिका कहलाती है। अब कोशिका का आकार की अगर बात करते हैं, कौन सी कोशिका, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। जैसे सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा गैलोसेप्टिकम की, सबसे छोटी कोशिका। जिसका आकार लगभग 0.1 म्यू, और सबसे बड़ी कोशिका जो है वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है तंत्रिका तंत्र। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, जो नर्व सिस्टम है। इसका आकार होता है लगभग 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक। मानव शरीर की सबसे छोटी, सॉरी ये बड़ी नहीं है, लंबी। मानव शरीर की सबसे छोटी सेल जो है इसका शुक्राणु सेल, जिसका आकार लगभग 0.003 mm। मानव शरीर की सबसे बड़ी सेल जो है वो है अंडाणु, जिसका आकार लगभग 120 गुणित 150 mm। देखने में लगभग छोटी सी चीज है, लेकिन कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं और हम भूल भी जाते हैं, लेकिन इसे याद कर लेना चाहिए। किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे कोई सी चीज हो। कोशिका के आधार पर भी वर्गीकरण किया गया है, तो उसको थोड़ा सी एक हल्की सी नजर उस पर भी मार लेते हैं हम। जैसे एक कोशिका से बने हुए जीव को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव। एक कोशिका से अधिक बने हुए जीवों को बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो जो ये विभाजन किया गया, ये संख्या के आधार पर किया गया। संख्या के आधार पर बांटा गया। इसमें उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। बहुकोशीय में पौधे, जंतु। केंद्रक के आधार पर भी बांटा गया। केंद्रक के आधार पर भी बांटा गया, जिनमें एक केंद्रक उपस्थित था उन्हें एक केंद्रीय जीव, जिनमें दो केंद्रक थे उन्हें द्विकेंद्रीय जीव, और जिनमें दो से अधिक केंद्रक थे उन्हें बहुकेंद्रीय जीव। एक केंद्रीय जीव जैसे अमीबा, दो केंद्रक वाले पैरामीशियम। ओपेनहाइमर। तो इनके उदाहरण भी याद रख लो। वर्गीकरण संख्या के आधार पर, केंद्रक के आधार पर किया गया। कोशिका मानव शरीर की एक मूलभूत इकाई है, ये हमने देखा। तो जो कोशिका होती है, जब इतना कुछ हुआ है तो ये कोशिका जो है, इसके अंदर क्या क्या है, ये कोशिका है, इसके अंदर क्या क्या है, इन चीजों की खोज हुई। तो इन सब चीजों को हम देखेंगे कि जो ये कोशिका बनी है, यानी कोशिकांग, जिनसे मिलके कोशिका बनी। कोशिका की संरचना। तो मेजर रूप से जो कोशिकांग है वो 3 है। कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति,
कोशिका द्रव। तो सबसे पहले हम कोशिका झिल्ली को देखते हैं। तो किसी कोशिका के बाहरी जो परत है उसे कोशिका झिल्ली कहा गया है। लेकिन जिस ये जंतुओं में, पादपों में ये कोशिका झिल्ली जो है, इसे जो कोशिका झिल्ली को वर्तमान समय में जो वास्तविक नाम दिया गया है, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वर्तमान समय में इसका सही नाम इसी नाम से आजकल इसे ये नाम उपयोग करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली की जगह। तो हम भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन उपयोग कर लेते हैं, प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो किसी भी कोशिका का बाहरी आवरण, जंतुओं में किसी भी कोशिका का बाहरी आवरण जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाता है। ये प्लाज्मा, और पादपों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वितीय स्तर है, जंतुओं में प्रथम स्तर है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये किससे मिलके बना हुआ है? तो ये प्रोटीन और लिपिड से मिलके बना हुआ है। किससे मिलके बना हुआ है दोस्तों? प्रोटीन और लिपिड से, प्रोटीन और लिपिड से मिलके बना हुआ है। और जो ये वाला जो है कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है प्रोटीन लिपिड से मिलकर बनी हुई थी। और जो कोशिका भित्ति है ये पादपों की पहली लेयर, पहला स्तर है पादपों में कोशिका भित्ति का। पादपों में जो कोशिका भित्ति होती है पॉलीसेकेराइड से बनी हुई होती है। पॉलीसेकेराइड, सेल्यूलोज जिसका नाम है। कवकों में कोशिका भित्ति जो होती है उसे काइटिन कहते हैं। कवक में, पादप में जो है सेल्यूलोज से बनी होती है, कवकों में काइटिन। जब हम कोशिका झिल्ली जो ये है इसका जो माइक्रोस्कोप से या सूक्ष्मदर्शी से जब इसे देखते हैं हम, सूक्ष्मदर्शी से इसे देखने पर ये कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है, रेल की पटरी के त्रिपटक सरीखे। मतलब 3 लेयर, कुल मिला के बात 3 लेयर दिखाई देती है। किसमें? कोशिका झिल्ली, जिसे वर्तमान समय में प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली के नाम से जाना जाता है। ये नाम अब यूज नहीं करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उपयोग करते हैं। आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही करना, मेरे मुंह से कभी कोशिका झिल्ली निकल जाए तो आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही उसको जानना है। पहले हमने कोशिका देखा, कोशिका जो उसमें जो बाहरी परत है कोशिका झिल्ली की, यानी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये रेल की पटरी की तरह दिखाई देती है, जैसे रेल की पटरी बिछी हुई होती है ऐसी, हालांकि वो बिल्कुल ऐसी सीधी होती है पर हम मान लेते हैं। तो ये इसमें 3 लेयर दिखाई देती है। तो जो ये 3 लेयर है, मतलब कोशिका झिल्ली जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, बाह्य स्तर, भीतरी स्तर और मध्य स्तर, इन 3 स्तरों से मिलकर बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो बाह्य स्तर है ये प्रोटीन का बना हुआ होता है, जो भीतरी स्तर है ये भी प्रोटीन का बना हुआ होता है, और जो मध्य स्तर है फॉस्फोलिपिड से बना हुआ होता है। ठीक है, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये भी 3 परतों से बनी हुई होती है, बाह्य स्तर, भीतरी स्तर, मध्य स्तर। ये जंतुओं में होता है, पादपों में कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति के बाद कोशिका झिल्ली होती है। जो कोशिका भित्ति के बाद वहाँ कोशिका झिल्ली होती है। जो हमारी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसका काम क्या है? इसमें कोशिका में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है ये देख लेते हैं। ब्लैक मार्कर थोड़ा मिस्टेक मारता है, कभी कभी चलाने में नहीं आता है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसके पार, तो आपने अधिकतर बुकों में पढ़ा होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अर्धपारगम्य कहते हैं, लेकिन ये शब्द गलत है।
अर्धपारगम्य अगर शब्द आता है तो इसका मतलब है ये सिर्फ विलायक को ही जाने देता है, विलेय को नहीं। बहुत सारी जगह पुस्तकों में पढ़ेंगे आप अर्ध के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो क्या है, अर्धपारगम्य, तो हम इसका उपयोग नहीं करेंगे, अर्धपारगम्य का नहीं करेंगे। इसकी जगह सही शब्द जो रहेगा वो रहेगा चयनात्मक पारगम्य। चयनात्मक पारगम्य, चयनात्मक पारगम्य विलायक को भी जाने देगा, विलेय को भी जाने देगा। ठीक है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है कोशिका को एक निश्चित आकार देने का काम करती है। विलायक और विलेय जब इसके अंदर जाते हैं तो उनका नियमन करती है, जो चीज जरूरी है उन्हें अंदर जाने देती है, जो जरूरी नहीं है, जो पदार्थ जरूरी नहीं है उन्हें रोकती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक एंटीजन भी पाए जाते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें एंटीजन भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एंटीजन। अब जो ये एंटीजन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं तो इनका किस काम में आते हैं? रक्त समूह की पहचान में। रक्त समूह की पहचान में। ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कार्य देख लिया। ये एक कोशिका है। हमने 3 नाम देखे अभी तक। एक नाम है जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। लेकिन उपस्थित तो 2 द्रव्य ही, एक ये एक ये। तो तीसरा नाम कौन सा है? तो जो मैं आपको बताता हूं, अगर सिर्फ इसका नाम लिया जाए तो ये है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। यानी कोशिका झिल्ली और केंद्रक के मध्य उपस्थित द्रव को कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहा जाता है। केंद्रक के अंदर उपस्थित द्रव को, जो केंद्रक के अंदर उपस्थित तत्व द्रव है उसे केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाएगा। जब इन दोनों को संयुक्त रूप से प्रोटोप्लाज्म कहा जाएगा। ठीक है। तो जो केंद्रक द्रव्य, केंद्रक के अंदर के द्रव को कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के मध्य उपस्थित द्रव को साइटोप्लाज्म, और इन दोनों को मिक्स रूप से जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अगली क्लास में हम कोशिका अंग के बारे में चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक कि जो कोशिका होती है, कोशिका है वो किन किन अंगों से मिलकर बनी हुई है, जैसे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, रिक्तिकाएं हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, इन सब के बारे में हम विस्तार पूर्वक सभी का एक एक का चित्र बनाकर, एक एक का डायग्राम बनाकर हम पढ़ेंगे ताकि हमारे दिमाग में वो फिट हो जाए। ओके, थैंक यू।